हमारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण से टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज ये सेकंड क्लास है। इसमें हमने समझा था कि हिंदी भाषा और भाषा, हम हिंदी नहीं, हम केवल भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले भाषा शब्द को समझा था। ये भाष धातु से बना है। उसके बाद हमने भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ समझा था, जिसका अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। और उसके बाद हमने भाषा के 3 प्रकार पढ़े थे कि आप किन किन माध्यमों से इन विचारों को प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले मौखिक रूप, उसके बाद लिखित रूप, उसके बाद सांकेतिक रूप। भाषा के 3 रूप हमने समझे थे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की अगर विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहले भाषा का विकास हम देखते हैं तो संस्कृत से होता है। हिंदी भाषा हमारी जो है संस्कृत से बनी है। ठीक, तो भाषा का जो विकास है वो भाषा एक परिवर्तनशील है। क्या है? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील का मतलब है कि कभी भी भाषा हमेशा एक जैसी बनी नहीं रहती है। समय के साथ ये क्या होती जाती है? चेंज होते जाती है। भाषा हमेशा चेंज होते रहती है। जैसे संस्कृत थी, उसके बाद ये कई भाषाओं में बनते बनते ये हमारी हिंदी बनी है। आगे हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये भाषा परिवर्तनशील है और इसका अपना कोई अंतिम रूप नहीं है। मतलब अगर परिवर्तनशील है तो अंतिम रूप होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो भाषा का अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा कभी भी बदलते रहती है। इसका खत्म होने का कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कभी खत्म हो जाए, इसीलिए इसका कोई भी अंतिम रूप नहीं है। जैसे अभी हिंदी चल रही है, समय के साथ हो सकता है ये कभी परिवर्तन हो जाए। ठीक, उसके बाद अगर भाषा की विशेषता की बात करेंगे अगला, तो भाषा की विशेषता होती है कि भाषा का एक मानक रूप भी होता है। किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो, उसका एक मानक रूप जरूर होता है, वो तभी भाषा कहलाती है। ठीक, मानक रूप का मतलब है कि भाषा का एक व्याकरण होता है। किसी भी भाषा का मानक रूप, उसका एक व्याकरण होता है और उसकी एक बहुत जरूरी चीज होती है लिपि होती है, बहुत जरूरी। इसीलिए इसको बोलते हैं भाषा का मानक रूप। किसी भी भाषा का मानक रूप जरूर होता है। जैसे इसमें है व्याकरण और लिपि। जैसे हम हिंदी के अंदर बात करें, हिंदी व्याकरण और लिपि हमारी देवनागरी है। किसी भी भाषा, हम अभी भाषा का केवल परिचय से पढ़ रहे हैं कि भाषा, अभी हम हिंदी भाषा पे आए नहीं अपनी। तो हिंदी व्याकरण में जो है हमारा व्याकरण और लिपि होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो भाषा कहलाती है। उसके बाद भाषा बनती है। ठीक, चलिए, ये हो गया भाषा का हमारा क्या, भाषा की कुछ। हाँ, एक और चीज इसमें अगर हम जोड़ सकते हैं कि भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो भाषा की विशेषताएं अगर हम समझें कि भाषा का अपना अंतिम स्वरूप नहीं होता है और भाषा परिवर्तनशील है, कभी भी बदल सकती है, बार बार चेंज होते रहती है। ठीक, समय के साथ जैसे जैसे हम अपने बोलचाल में अपनी इनको प्रयोग करते रहते हैं, ये धीरे धीरे प्रयोगों में करते करते ये भाषा चेंज होते रहती है। इसलिए भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है और भाषा क्या है, हमेशा परिवर्तनशील रहती है और इसका मानक रूप व्याकरण और लिपि होती है। और एक कठिन से सरल की ओर मतलब कि आप जैसे जब किसी भाषा को पढ़ना या लिखना शुरू करते हैं तो भाषा सबसे पहले आपको कठिन लगती है, धीरे धीरे आपको वो भाषा क्या होने लगती है, सरल हो जाती है आपके लिए। इसलिए भाषा का जो रूप है वो कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक, चलिए, उसके बाद भाषा अगर हम देखें कि कुछ हमसे शब्दावलियां पूछ ली जाती हैं कि भाषा, सबसे पहले बात करेंगे बोली, कि बोली क्या होती है। हमसे एक चीज बोल दिया था, बोली क्या होती है। ठीक है, अगर हम बोली की बात करें तो बोली एक सीमित क्षेत्र में यानी छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली होती है, जिसमें आप एक सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। वो सीमित क्षेत्र मतलब छोटे से क्षेत्र में, जैसे अपने आस पड़ोस की जगह पे अगर इसका प्रयोग करते हैं तो एक छोटे से क्षेत्र में ये प्रयोग की जाती है, सीमित क्षेत्र में। ठीक, अगर इसी बोली का प्रयोग
अगर इसी बोली का प्रयोग किसी साहित्यकार ने अगर अपने साहित्य में करना शुरू कर दिया तो ये धीरे धीरे बोली ना रहकर क्या बन जाती, फिर भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? भाषा। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक बड़े क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जो बोली होती है उसी का क्या बन जाती, फिर वो भाषा बन जाती है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज होती है, आप लोगों ने सुना है मातृभाषा। हमारी ये मातृभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं मातृभाषा? मातृभाषा वो भाषा है जो हम अपने परिवार, अपने समाज से सीखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। वो होती है हमारी मातृभाषा। ठीक है। जो हम अपने परिवार और अपने समाज से सीखते हैं, जिसे हम अपने परिवार और समाज से सीखते हैं, वो होती है हमारी मातृभाषा। ठीक। उसके बाद इसमें अगर हम अगला देखें तो हमारी है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा हमारी वो भाषा है जिसे हम प्रशासनिक इकाइयों के लिए यानी प्रशासनिक कार्यों के लिए इसे प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। तो कौन सी हमारी राजभाषा जो है, राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी हमारी राजभाषा में ही रखी गई है। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को इसे क्या मिला था? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा हिंदी इसीलिए है क्योंकि ये हमारे प्रशासनिक कार्यों में प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। वो भाषा जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होती है पूरे देश में, उसे क्या होता है? राजभाषा। ठीक। उसके बाद एक चीज और होती है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, अब इसे समझना, राष्ट्रभाषा जो है एक बहुत भाषा है जो एक विस्तृत मतलब एक किसी राज्य या किसी देश के अधिकांश स्थानों पर या अधिकांश भागों में बोली जाए। वह भाषा जो किसी राज्य या फिर आप इसको राज्य को आप देश के रूप में भी देख सकते हैं, किसी देश में एक बड़े भूभाग में मतलब बड़े क्षेत्र में अगर बोला जाए, बड़े भाग में, बड़े हिस्से में बोली जाती है, तो उसे बोलते हैं हम क्या? राष्ट्रभाषा का नाम देते हैं उसे। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो हिंदी है उसे हमने किस रूप में रखा है? राजभाषा। क्योंकि हमने इसको राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा? राष्ट्रभाषा इसीलिए नहीं बोला क्योंकि हिंदी का जो क्षेत्र है, आगे हम हिंदी का जब भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाओगे कि हिंदी को राजभाषा क्यों कहा, इसको राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बोला। हम प्रशासनिक इकाइयों में काम तो करते हैं, प्रशासनिक कार्यों में इसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हिंदी हमारे पूरे राष्ट्र में नहीं बोली जाती। इसका क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। अगर आप देखेंगे तो हमारा, जैसे हम अगर इसका देखें, जैसे राजस्थान है, अगर राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में जो है इसका क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद ये भाषा हमारी उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार और उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और उसके बाद हमारा आ जाता है एक मात्र ऐसा हमारा केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी एक नहीं, दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और अंडमान निकोबार। ऐसे दो ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ ये बोली जाती है। मतलब इसका एक जो हम अगर भौगोलिक क्षेत्र आगे पढ़ेंगे, भौगोलिक क्षेत्र भाषा का बिल्कुल एक बीच में, भारत के बीच में बनता है। अब दक्षिण भारत इससे वंचित रहता है, उत्तर भारत इससे वंचित रहता है और पूर्वोत्तर राज्य इससे वंचित रहते हैं। विशेष अगर पश्चिम अगर बात करेंगे, गुजरात क्षेत्र भी इससे क्या रहता है? वंचित रहता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा मिला है। यदि आप देखें कि राजभाषा क्यों कहा गया, राजभाषा मतलब आप हिंदी को किसी भी कार्यालयों में पहले जब 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हिंदी आप जो है क्या, पहले सबसे पहले जब 14 सितंबर 1949 को जब इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उस टाइम पे कहा गया था सबसे पहले कि आप 15 वर्षों तक अपने प्रशासनिक कार्य केवल
अंग्रेजी में कर सकते हो, अंग्रेजी में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम अगर देखें, हमें जब आज़ादी मिली, हमारा संविधान जब लागू हुआ, तो उस समय हमें हमारे जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं लगभग वो अंग्रेजी भाषा से हो रहे थे, ठीक। तो जब हमारे संविधान में इन्हें जगह मिल गई हिंदी को, तो जगह मिलने के बाद यहाँ पर डिसाइड किया है कि 15 साल तक, यानी कि 65 तक आप संविधान लागू होने के 15 साल बाद, 15 साल तक आप अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब हमारी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को आप जो है माध्यम बना सकते हो अपने प्रशासनिक इकाई के लिए, ठीक। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए हमने राजभाषा से राजभाषा का दर्जा दिया। तो हिंदी को जो है राजभाषा, हिंदी क्या है हमारी राजभाषा, यानी कि राष्ट्रभाषा, हिंदी राजभाषा है, ठीक। और उसके बाद इसमें अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न अगर बनता है, तो प्रश्न क्या बनेगा कि भाषा का सबसे इनमें से बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में से सबसे सरल माध्यम क्या है, भाषा का सबसे सरल माध्यम क्या है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको इसमें से सबसे अच्छा और सबसे सरल माध्यम क्या है, कि मतलब आपकी जो सरल माध्यम होगा वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट मातृभाषा। मतलब मातृभाषा आपकी ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से आप अपने किसी को भी, आप इसी से चाहो तो आप किसी अनपढ़ को भी अपनी भाषा से क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इन भाषा को नहीं समझे, हिंदी को नहीं समझता है, ठीक है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, अपने मातृभाषा से समझा सकते हो। इसलिए भाषा का सबसे अच्छा माध्यम जो है, विचार अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम अगर कोई है तो वह है मातृभाषा, ठीक है। चलिए, तो यह है हमारा भाषा का परिचय, भाषा का परिचय। अगली क्लास में हम भाषा का भौगोलिक स्वरूप और भाषा का संवैधानिक स्वरूप पढ़ेंगे और भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।